एपिसोड 331 टू 340। अध्याय 331। 12 लाख बाण हृदय को छेदते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। अंडरस्कोर 3। पहले तो वह इतनी दूर थी कि उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीड़ में उसका व्यवहार साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, उसके खूबसूरत चेहरे का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि गु शाओजिन 3 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। उसे बिना कुछ कहे पलटते और जाते देख गु शाओजिन ने मन ही मन गालियां दी और जल्दी से यूनिया का रास्ता रोकने के लिए उसके पीछे चला गया। यूनिया वहीं रुक गई, अपनी आंखें उठाईं और उसे चुपचाप देखा। कृपया एक तरफ हट जाओ। गु शाओजिन की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रहीं, मोहित और चिढ़ाते हुए, जबकि उसके मुंह का कोना ऊपर उठा। और अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा? ये स्पष्ट था कि वह गुंडागर्दी कर रहा था। उसके पीछे खड़े कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लगातार गंदी बातें बोल रहे थे। वाकई यह एक मुश्किल स्थिति थी। आगे और पीछे दोनों तरफ परेशानी थी। कुछ लोग दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं की। गु शाओजिन अक्सर यहाँ आता जाता था और हर कोई उसके स्वभाव से वाकिफ था। यही वजह है कि कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। यूनिया को थोड़ा अफसोस हुआ कि वह थोड़ी हवा खाने के लिए समुद्र किनारे आई थी, क्योंकि वह गुंडों के एक गिरोह से टकरा गई थी। हालांकि वह मुसीबत से डरने वाली नहीं थी। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, मैं यून परिवार की ओर से मिस यून हूँ। जी यूनिया, अगर तुम यून परिवार से दुश्मनी करना चाहती हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। गु शाओजिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और चुपके से अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। यून परिवार से मिस यून? जी यूनिया। यून परिवार जियांगजोऊ में बहुत जाना पहचाना था, लगभग कोई भी उन्हें नहीं जानता था। मिस यून का उपनाम जी क्यों था, ये सबको समझ नहीं आया, लेकिन गु शाओजिन अच्छी तरह जानता था। उसकी मौसी की भतीजी की शादी यून परिवार के वर्तमान मुखिया से हुई थी। यून परिवार का जियांगजोऊ में एक खास अस्तित्व था। कोई भी उनकी दौलत और रुतबे को नहीं हिला सका, फिर भी वे स्थानीय सुप्रतिष्ठित परिवारों के साथ घुलने मिलने में हमेशा नाकाम रहे। इसके अलावा यून परिवार से जुड़ी लगातार अफवाहों और घोटालों के चलते उनका जीवन मनोरंजन उद्योग की साजिशों से कहीं ज्यादा रोमांचक था। वे असली उच्च समाज में घुल मिल नहीं पाए और इसलिए उन्हें अपनी ही एक अलग पहचान का एहसास होता था। जी यूनिया, मिस यून का उपनाम जी क्यों होगा? अगर झूठ बोलना ही है तो कम से कम कोई बेहतर नाम तो सोचो, किसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बकवास मत करो। यून परिवार को पहले जी परिवार के नाम से जाना जाता था। मुझे मत बताना कि तुमने जी हुआक्सी जैसे प्रसिद्ध नाम के बारे में कभी नहीं सुना। ओल्ड मास्टर जी इस मिस जी के दादा हैं। हालांकि इन लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें पता था कि इसकी भी एक सीमा होती है। जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वे भड़का नहीं सकते थे। यून परिवार के बारे में सुनकर उनका उत्साह काफी हद तक ठंडा पड़ गया। जी यूनिया, क्या ये वही है जिसके बारे में अखबारों में टॉप सोशलाइट बताया गया है? आज उसे देखने की उम्मीद नहीं थी। वह वाकई बहुत खूबसूरत है। यूनिया अपने पीछे से आ रही टिप्पणियां सुनकर भावशून्य रही। उसकी स्पष्ट आंखें गु शाओजिन को देख रही थीं। गु शाओजिन ने हंसते हुए कहा, तथाकथित नंबर 1 सोशलाइट वास्तव में शान में बेजोड़ है। आप क्या कहते हैं? क्या आप इस युवा मास्टर के साथ ड्रिंक करना चाहेंगे? यह अंत तक स्पष्ट उत्पीड़न था। यूनिया को समझ नहीं आ रहा था कि इस गु शाओजिन को इतनी हिम्मत कहाँ से मिली। उसने पहले ही यून परिवार से अपना जुड़ाव जाहिर कर दिया था, फिर भी उसने जिद करने की हिम्मत की। फिर यह भी जग जाहिर था कि यूनशु और यूनशेन के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। हालांकि वह वाकई असली मिस यून थी, लेकिन उसकी असली कीमत अटकलों का विषय थी। मेरा ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है और अगर मैं देर से घर पहुंची तो मेरे पिता और दादी को चिंता हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मिस्टर गु। उसने इशारा किया कि उसके साथ एक अंगरक्षक है और अगर उसने कोई अनुचित कदम उठाने की हिम्मत की तो उसके पिता और दादी उसे छोड़ेंगे नहीं। अफसोस की बात है कि गु शाओजिन के खिलाफ ये रणनीति बेकार रही। क्या ऐसा है तो मैं तुम्हें खुद घर छोड़ दूंगा और प्रेसिडेंट यून और लेडी यून को समझा दूंगा, उसने एक झुकी हुई मुस्कान के साथ कहा और यूनिया का हाथ पकड़ने ही वाला था। यूनिया को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना जिद करेगा और वह पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक उसके पीछे से एक पैर आया और गु शाओजिन के फैले हुए हाथ पर निशाना साधा। गु शाओजिन को अपनी कलाई में सुन्नपन महसूस हुआ और वह अपनी बांह पकड़ते हुए पीछे हट गया। उसने आगे बड़े युवक की ओर गुस्से से देखा। निंग जिहुआन, तुम क्या कर रहे हो? सफेद कमीज और काली पैंट पहने एक युवक यूनिया के बगल में शान से खड़ा था। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? यूनिया ने अपनी आंखें उठाकर अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा। उसके होठों पर एक सौम्य और राहत भरी मुस्कान उभर आई। जिहुआन, उसकी आवाज की मधुर ध्वनि ने युवक के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने जल्दी से नीचे देखा, आंखों में आई भावनाओं की हल्की झलक को छिपाते हुए अपने दोनों हाथों को बगलों से मुट्ठियों में भींच लिया। निंग जिहुआन, तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। कोई बेहतर समय चुनो, पूरी तरह से कृतघ्न मत बनो, गु शाओजिन ने भयंकर रूप से शाप दिया। तुम्हें उसे छूना नहीं है। युवक की आवाज शांत थी, फिर भी ये किसी के भी दिल में बेवजह डर पैदा कर देती थी। गु शाओजिन को यह बात बहुत बुरी लगती थी जब दूसरे लोग उसे नाक से पकड़कर ले जाने की कोशिश करते थे। निंग जिहुआन के शब्दों ने उसकी गरिमा को पूरी तरह से ठेस पहुंचाई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, अगर तुम अभी पीछे हट गए तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, वरना मैं आज भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बिना कुछ कहे निंग जिहुआन ने गु शाओजिन की छाती पर जोरदार लात मारी। अचानक चौंककर गु शाओजिन पीछे की ओर उछलकर रेत पर गिर पड़ा और काफी देर तक उठ नहीं पाया। अध्याय 332। 12 लाख बाण हृदय को छेदते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। अंडरस्कोर 4। निंग जिहुआन की अचानक लात ने उन दर्शकों को चौंका दिया जो शुरू में बस ये नाटक देख रहे थे। निंग जिहुआन के साथ क्या हो रहा था? उसे अपनी उपस्थिति का एहसास ही नहीं हो रहा था। फिर वह अचानक एक चमकदार कवचधारी योद्धा की तरह कैसे प्रकट हो गया?
कुछ क्षण पहले उससे निकली उस दुष्टता की चमक ने सभी को बेचैन कर दिया। गु शाओजिन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और निंग जिहुआन की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम में हिम्मत है। निंग जिहुआन कदम दर कदम उसके पास गया, इशारा करने वाली उंगली पकड़ी और उसे धीरे से घुमा दिया। अगले ही पल एक सुअर के वध की तरह चीख हवा में भर गई और गु शाओजिन का चेहरा दर्द से विकृत हो गया। युवक की आंखें शांत थीं, उसकी काली पुतलियां चुपचाप उसे देख रही थीं, फिर भी उनमें एक अपरिहार्य भय की भावना पैदा हो रही थी। मैं किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, समझे? गु शाओजिन ने दर्द से दांत पीसते हुए सिर हिलाया। निंग जिहुआन पीछे हट गया। गु शाओजिन दर्द से पसीने से तरबतर होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वह मुड़ा और यूनिया के पास गया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अपने आसपास के लोगों के हैरान और भयभीत चेहरे को नजरअंदाज करते हुए यूनिया और निंग जिहुआन ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। अभी जो तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। यूनिया ने समुद्री हवा से बिखरे अपने लंबे बालों को हटाने के लिए अपना हाथ उठाया। निंग जिहुआन अचानक रुक गया और यूनिया की ओर देखने लगा। उनकी दृष्टि गहरी किंतु स्पष्ट थी, सचमुच पवित्र, पहली नज़र में ही गर्माहट और सुरक्षा का एहसास कराती, बिना किसी अशुद्धि के, शुद्ध और स्फटिक जैसी। किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतना मासूम सुंदर लड़का अगर चाकू उठा ले तो वह राक्षस से भी अधिक भयानक हो सकता है। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? उसने अपने होंठ भींच लिए, ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ असमंजस में है। यूनिया आश्चर्यचकित रह गई, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेगा। वह हल्के से मुस्कुराए और अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। युवक के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। मैंने अपने प्रेमी से वादा किया था कि मैं अन्य पुरुषों को खुद को छूने नहीं दूंगी। उसकी पलकें थोड़ी सी कांपने लगी और उसकी आंखों में उदासी सागर की गहराई तक उतर गई, लेकिन एक क्षण में ही वह शांत हो गई। दूसरों द्वारा त्यागे गए एक छोटे जानवर की तरह, दयनीय और अन्यायग्रस्त। यूनिया ने धीरे से आह भरी, अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हुई और धीरे से उसे गले लगा लिया। वह दुबला पतला और लंबा था और अपने अनुभवों को याद करते हुए यूनिया को दिल का दर्द महसूस हुआ। उन्होंने कहा, ये दोस्तों के बीच गले मिलने जैसा है। निंग जिहुआन की आंखें चमक उठी और वह मुंह झुकाकर संतुष्ट होकर मुस्कुराया। दोस्त, आप और मैं? यूनिया ने सिर हिलाया। हाँ, दोस्तों। निंग जिहुआन ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके मुंह पर प्रसन्नता भरी मुस्कान आ गई, उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, उसने मन ही मन खुद से कसम खाई। यूनिया को कार में बैठते और जाते हुए देखने के बाद निंग जिहुआन कुछ देर के लिए स्थिर खड़ा रहा, कभी कभी विचारों में खो जाता, कभी कभी मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराता। कोई भी अनजान व्यक्ति सोच सकता था कि वह पागल है। गु शाओजिन और उनका समूह आगे बढ़ा और निंग जिहुआन को देखकर सहज ही वहीं रुक गया। निंग जिहुआन की हल्की सी निगाह से वे कांप उठे और इच्छा हुई कि काश वे भाग जाते। जिसे उन्होंने एक छोटा सा सफेद खरगोश समझा था, वह एक खूंखार भूरा भेड़िया निकला। उनके भी फैसले गलत हो सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह निंग परिवार का हिस्सा था। गु शाओजिन की उंगली शायद अब तक खराब हो चुकी थी, उसका चेहरा दर्द से ऐंठ रहा था क्योंकि उसके मन में निंग जिहुआन के प्रति भय और विस्मय दोनों था। निंग जिहुआन ने उपहास किया और एक सेडान उसके पास आकर रुकी। तीसरे युवा मास्टर, काले कपड़े पहने एक आदमी कार से बाहर निकला और सम्मानपूर्वक पिछला दरवाजा खोला। निंग जिहुआन झुका और अंदर आ गया। 10 साल बीत चुके थे और जिहुआन उसे नहीं भूला था। यूनिया ने खिड़की से बाहर उड़ते हुए दृश्य को देखा, उसकी आंखों में हल्की ठंडक छा गई। हर किसी को खुशी का आनंद लेने का अधिकार नहीं है। उसकी तरह जिहुआन भी एक ऐसा बच्चा था जिसे जन्म के बाद त्याग दिया गया था। इस बिंदु तक बड़े होने पर वे दोनों किसी और की तुलना में अधिक गर्मजोशी की चाहत रखते थे। उसकी गर्मजोशी भाईजान और म्याओ म्याओ से आती थी, जिहुआन की गर्मजोशी केवल उससे आती थी। थकावट से अपना माथा रगड़ते हुए यूनिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे उसके घर पहुंच गए। यूनिया लिविंग रूम में चली गई और अप्रत्याशित रूप से उसने बाईरान को देखा। बाईरान सोफे पर बैठी थी, युनशु मुख्य सीट पर, सामने युनशेन और कांगजिन से थे। उनके आगमन से वहां व्याप्त तनावपूर्ण माहौल टूट गया। बाईरान ने युनशेन के सामने तलाक का समझौता पेश किया। जब तक आप मेरी शर्तों से सहमत नहीं होंगे, मैं इस तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। ये कहकर उसने अपना बैग उठाया और जाने के लिए तैयार हो गई। युनशेन ने अपने हाथों को अपनी गोद में टिका लिया, उसकी गंभीर निगाहें स्थिर थीं। उन्होंने कहा, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ। कांगजिन ने बाईरान को घृणा से घूरा, क्या एक महिला होने के नाते तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुमने बिना कुछ योगदान दिए यून परिवार में शादी कर ली, वैवाहिक निष्ठा से भटक गई, ये भी नहीं जानती कि उस कमीने का पिता कौन है। भाई शेन ने तुम पर मुकदमा नहीं किया और तुम्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए, फिर भी अब तुम उससे बच्चे का भरण पोषण मांगने की हिम्मत कर रही हो। तुम, औरत, वास्तव में कोई गरिमा नहीं रखती। अध्याय 333, 12 लाख बाण हृदय को छेदते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। 5। बाईरान ने अपना सिर घुमाया, उसकी मुस्कान में उपहास का भाव था और उसने कांगजिन को घूरते हुए कहा, अगर मैं इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करती तो तुम, मालकिन के रूप में, हमेशा ऐसी ही रहोगी। तुम्हारा बच्चा नाजायज़ होगा, लोग उसकी रीढ़ की हड्डी पर उंगली उठाएंगे और उसे कोसेंगे। तुम्हें अभी मुझसे विनती करनी चाहिए, मुझे कोसना नहीं चाहिए और अपना दुष्ट स्वभाव नहीं दिखाना चाहिए। उसके शब्दों से अवाक होकर कांगजिन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और उसकी गर्दन सूज गई। बाईरान मुस्कुराए और युनशेन की ओर देखा, क्या तुमने वास्तव में इस बारे में सोचा है? कोई पछतावा नहीं। युनशु मुख्य सीट पर बैठे ठंडे मन से उसे देख रहे थे क्योंकि वह हल्के से अपनी गुलदाउदी वाली चाय पी रही थी। यूनिया चुपचाप देखती रही। युनशेन ने फोन किया। एक क्षण के लिए बैठक कक्ष एकदम शांत हो गया, फिर कोई नहीं बोला। कुछ ही देर में लियांग यू जल्दी से वहां आ गया। राष्ट्रपति ह्यून, उन्होंने युनशेन को एक फाइल फोल्डर दिया।
युनशेन ने इसे लिया और बाईरान की ओर बढ़ा दिया। इसके अंदर 10 मिलियन और शहर के पूर्वी हिस्से में एक विला की संपत्ति का दस्तावेज है। बाईरान ने उसे खोला और देखा, उसमें एक बैंक कार्ड और एक संपत्ति का दस्तावेज था। खिलखिलाती मुस्कान के साथ उसने कहा, 10 साल की जवानी के बदले मुझे बस इतना ही मिलता है। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि यह वाकई इसके लायक नहीं है। काम जिनसे का हृदय रो रहा था, वे ये कहने से खुद को नहीं रोक सकी, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। बाईरान हंसी और उसकी तरफ एक नज़र डाली। तुम्हारी शादी अभी तक उन परिवार में भी नहीं हुई है, घर की मालकिन की तरह घूम रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मातृत्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है? बोलते हुए उसने भी युनशु की ओर देखा। क्या ये सही नहीं है, माँ? ओह, यह आखिरी बार हो सकता है जब मैं आपको माँ कहूँ, क्योंकि भविष्य में शायद दूसरा मौका न मिले। युनशु ने हल्के से हंसते हुए कहा, कोई वचन नहीं दिया। काम जिनसे को उम्मीद नहीं थी कि उसे पलट कर देखा जाएगा, और उसने सावधानी से युनशु की ओर देखा। उसका सिर अनिच्छा से झुक गया। चलो अच्छे रिश्तों के साथ अलग होते हैं। तुम जल्दी करो, मैं भी जल्दी करूंगी। ये कहते हुए उसने कलम उठाए और तलाक के समझौते के आखिरी पन्ने पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। कलम नीचे रखकर गहरी सांस लेते हुए उसने युनशेन की ओर देखा। मुझे पहले ही बता देना कि तुम सिविल अफेयर्स ब्यूरो में प्रक्रिया के लिए कब जाओगे, ताकि मैं अपने मंगेतर के साथ विवाह पंजीकरण की व्यवस्था कर सकूं। ओह, कोई शुभ दिन भी चुन लो। यह विडंबना उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा थी। काम जिनसे ने कभी इतनी बेशर्म औरत नहीं देखी थी। युनशेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। बाईरान ने अपना बैग उठाया और सबकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपना सामान पैक करने ऊपर जाऊंगी। ये शब्द कहकर वह उठी और ऊपर की ओर चली गई। युनिया ने अपनी नज़रें हटा लीं और उसके पीछे चला गया। लियांग यू ने तटस्थ भाव से कहा, राष्ट्रपति यू, यदि और कुछ न हो तो मैं विदा लेता हूँ। युनशेन ने हाथ से इशारा किया और लियांग यू तेजी से मुड़ा और चला गया। ये बाईरान, जो अंत में भी जबरन पैसे वसूल रही है, पूरी तरह से नीच है, काम जिनसे ने असंतोष के साथ कहा। उसने जो कुछ वसूला था वह उसके होने वाले बेटे के लिए था और इसके लिए उसका दिल दुख रहा था। युनशु ने उसकी ओर देखा और कहा, बस अब बहुत हो गया। ये तो अच्छा है कि पैसे से उसे घर भेज दिया गया। शिकायत करना बंद करो, तुम एक बुरी माँ बनने वाली हो। डॉक्टर ने तुम्हें गुस्सा न करने की चेतावनी दी है। आराम करने के लिए अपने कमरे में जाओ, और अगर तुम्हें कुछ खाने का मन हो तो आंटी ली को बता देना। युनशु ने काम जिनसे के लिए भूतल पर एक शयन कक्ष तैयार करवाया था, क्योंकि गर्भवती महिला के लिए सीढ़ियां चढ़ना उतरना असुविधाजनक था। इससे पता चलता था कि युनशु इस बच्चे पर कितना भरोसा कर रही थी। अब जब युनशु बोल चुकी है, अगर वह बड़बड़ाती रहेगी तो वह तुच्छ प्रतीत होगी। हालांकि युनशु की नज़र में वह पहले से ही तुच्छ थी। युनशु की बाईरान से भले ही बनती न हो, लेकिन उच्च समाज में जन्मी यह महिला वाणी और व्यवहार दोनों में निंदनीय थी। उसकी तुलना में काम जिनसे का रूप एक निम्न बुर्जुआ महिला जैसा था, और हालांकि युनशु खुश नहीं थी, उसने उसे धीरे धीरे सिखाने की योजना बनाई ताकि वह एक ऐसी बहू बन सके जो उसे संतुष्ट कर सके। बाईरान के पास बहुत कम सामान था, एक छोटा चमड़े का बैग ही काफ़ी था। युनिया कमरे में दाखिल हुआ। चाची बाई, दुख से बचने के लिए आपको बधाई, उन्होंने कहा। बाईरान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इसमें बधाई देने की क्या बात है? क्या तुम अभी भी दुख के सागर में संघर्ष नहीं कर रहे हो? प्रोफेसर निंग के साथ सब कैसा है? युनिया बिस्तर के किनारे पर बैठी बाईरान को कपड़े तय करते हुए देख रही थी। बाईरान के हाथों की गति अचानक रुक गई और उसने अपना सिर घुमाकर युनिया की ओर देखा। क्या वास्तव में उसके और मेरे लिए कोई मौका है? युनिया ने उसका हाथ थामते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी निगाहें गर्म और चमकदार थीं। तुम्हें किस बात का डर है? अभी हिचकिचाओ, वरना तुम खुशी गंवा बैठोगी। तुम्हारे पास और कितने दशक बर्बाद करने के लिए हैं जीवन में, और कोई पछतावा मत छोड़ो। बाईशी की खातिर भी तुम्हें प्रोफेसर निंग को फिर से स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। बाईरैन की आंखों में आंसू भर आए और वह युनिया को गले लगाने के लिए झुकी। युनिया, धन्यवाद। नहीं, मुझे ही तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर मैं न होता तो तुम और प्रोफेसर निंग 10 साल की सज़ा से वंचित नहीं होते, उसने कहा। बाईरान ने अपना सिर हिलाया। यह मेरी पसंद थी, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। युनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची बाई, आपको खुशी ढूंढनी होगी। कुछ याद आते ही बाईरान ने अपने कैरी ऑन बैग से एक काले कपड़े का थैला निकाला और युनिया को देते हुए कहा, यह वह चीज़ है जो युनशु ने गलती से खो दी थी, जो मुझे मिल गई। उसने इसे ढूंढने के लिए आधे साल तक घर की खाक छान मारी, इसलिए यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए ये किसी काम की है या नहीं। अध्याय 334। 12 लाख बाण हृदय को छेदते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। अंडरस्कोर 6। युनिया ने बैग खोला तो उसमें एक जेड रिंग का एक टूटा हुआ टुकड़ा निकला, जो बड़े करीने से काटा गया था, मानो किसी ने जानबूझकर तोड़ा हो। उसके आकार से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह एक गोलाकार जेड रिंग का हिस्सा था जो 4 टुकड़ों में बटा हुआ था, और यह उनमें से एक था। इसका रंग चमकीला हरा था, इसका स्पर्श कोमल और गर्म था, जो स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता वाले हरे जेड का संकेत था। लेकिन आखिर इस चीज़ का इस्तेमाल किस लिए किया गया? युनिया ने अपनी उंगलियां जेड के पीछे फिराईं, और जब उसने उसे पलटा तो उसने देखा कि उसमें कुछ आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी प्रकार के टोटेम जैसी थीं, जो कि टूटने के कारण कट गई थीं। इसके अंदर कौन से रहस्य छुपे हो सकते हैं? युनिया का मन तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपना सिर उठाया और बाईरान को मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद चाची बाई, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। युनिया बाईरान के पीछे पीछे ऊपर से नीचे आए। युनशेन और कांग जिनसे पहले ही जा चुके थे, केवल युनशु अपनी जगह पर स्थिर बैठी थी। दादी, मैं आंटी बाई को बाहर तक छोड़ आऊंगा। युनशु ने उदासीनता से सिर हिलाया, उनकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। युनिया और बाईरान को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। बाईरैन की कार को एस्टेट के प्रवेश द्वार पर गायब होते देख युनिया ने अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाईं।
तारे और चांद नीचे लटके हुए थे, हल्की हवा नाच रही थी। इसके बाद युन परिवार वास्तव में केवल उसके अकेले तक ही सीमित रह गया। बायरान अपना सामान लेकर बाई परिवार के घर वापस आ गई और उसे बैठक कक्ष में रख दिया। गु चुनरोंग लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसने कदमों की आहट सुनी और अपना सिर घुमाकर देखा। तुम अपना सामान लेकर वापस क्यों आए हो? बायरान ने अपने होठों को मोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने युन शेन को तलाक दे दिया है। गु चुनरोंग ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर अचानक सोफे से उठ खड़ी हुई। तुमने युन शेन को तलाक दे दिया? बायरान ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह सही है। गु चुनरोंग ने उस पर भौहें चढ़ाईं। आप हमसे पहले चर्चा किए बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? क्या आप अपने भाई और मुझे यानी अपनी भाभी को ध्यान में रखे बिना जल्दबाजी में काम कर रही हैं? बायरान ने अपनी बाहें उठाईं और उसे ठंडेपन से देखा। यह मेरी शादी है और अगर मैं तलाक लेना चाहूंगी तो ले लूंगी। अगर एक दिन मेरी भाभी और भाई तलाक लेने का फैसला कर लें तो क्या आपकी बहन होने के नाते मेरी राय आपके लिए मायने रखेगी? गु चुनरोंग ने गुस्से से कहा, यह बिल्कुल एक ही बात नहीं है। बायलुन अपने अध्ययन कक्ष से बाहर आया। क्या हो रहा है? एक बार जब गु चुनरोंग ने बाई रैन के तलाक का जिक्र किया तो बायलुन ने भौहें चढ़ाईं और असहाय होकर कहा, तलाक तो हो चुका है, अब इसके बारे में बात करने का क्या फ़ायदा? उसे रहने दो। गु चुनरोंग को उम्मीद नहीं थी कि बायलुन बाईरान का पक्ष लेगी। अब जबकि बाईरान तलाकशुदा थी तो उसे घर पर बैठकर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तलाकशुदा नंद होने से उसकी बेटी की शादी की संभावनाओं पर दूसरों की राय पर असर पड़ सकता था। जियांग के बारे में सोचकर गु चुनरोंग का मनोबल बढ़ गया और वह अब बाईरैन के साथ बहस करने में परेशान नहीं हो सकी। शियांग ने पेई किंगहान को सफलतापूर्वक अपने जाल में फंसा लिया था, एक ऐसा आदमी जिसका नाम पूरे जियांगजू में मशहूर था। बाई परिवार को अब किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाईरान को बाई शियांग के अफेयर्स के बारे में पहले ही पता चल चुका था। उसकी भतीजी जो सितारों तक पहुंचती है, उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं वह उसके प्यार में न पड़ जाए। उस तरह के आदमी को उसके जैसी जवान लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बाईरान सीढ़ियों की ओर मुड़ी। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक पीछे मुड़ी। अच्छा भाभी, मैं कुछ दिनों में घर पर एक भोज का आयोजन करने वाली हूँ। मुझे इसका ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो क्या आप मेरी तैयारी में मदद करेंगी? अच्छा होगा कि हमें जियांगजू के सभी बड़े घरों को आमंत्रित करना चाहिए। वहाँ पत्रकार भी होंगे और भोज के दौरान मुझे एक ज़रूरी घोषणा करनी है। गु चुनरोंग, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था, के जवाब का इंतजार किए बिना बाईरान अपने होठों पर मुस्कुराहट के साथ ऊपर चली गई। तलाक के बारे में इतना हंगामा करके मैं, गु चुनरोंग, इस तरह अपना सम्मान नहीं खो सकता। बायलू ने उसकी ओर देखा। छोड़ो भी, रिनरान ने इसके लिए कहा है तो इसे ले लो। वैसे भी घर पर तुम्हारे पास ज़्यादा काम नहीं होता, इससे तुम्हें व्यस्त रहने के लिए कुछ मिल जाएगा। गु चुनरोंग को कुछ सूझा और उसकी आंखें अचानक चमक उठी। श्री पेई को भोज में आमंत्रित करने के बारे में क्या ख्याल है? अगर वह सिर्फ अपना चेहरा भी दिखाएंगे तो इससे दूसरों को हमारे परिवार के साथ उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। देखते हैं उसके बाद कौन हमारा अपमान करने की हिम्मत करता है। बायलुन ने अपना सिर हिलाया। श्री पेई ऐसी पार्टियों में शामिल नहीं होते। गु चुनरोंग के होंठ आत्मसंतुष्टि से तड़क उठे। हम इस बारे में देखेंगे। युन परिवार बाईरान के जाने से एक बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाने की खुशी में डूबा हुआ था। कांग जिन से युनशेन से अपनी होने वाली शादी और एक अमीर कुलीन पत्नी के जीवन के सपने देख रही थी। इसलिए उस शाम किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कांग जिनिक्सियन घर वापस नहीं आया था। बेशक युनिया को छोड़कर। अगली सुबह युनशु को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने कांग जिनसे से पूछा, जिन्होंने कुछ देर रुककर जवाब दिया, आजियान वापस नहीं आया। कांग जिनिक्सियन को फ़ोन करने पर पता चला कि फ़ोन बंद है। तभी कांग जिनसे को सचमुच चिंता होने लगी। हो सकता है कि आजियान किसी दोस्त के घर पर हो। वह इतनी बड़ी हो गई है कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसे भी अपनी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने युनशु के चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी देखकर सावधानी से उसकी धड़कनें रुक गईं। हेयान वाली घटना के बाद से कांग जिनसे ने आजियान के प्रति युनशु के रवैये में बदलाव देखा था। अगर आजियान के साथ फिर से कुछ हुआ तो युनशु उसके लिए अपना सारा स्नेह खो सकता था। अध्याय 335 लाखों बाण हृदय को छेदते हैं, जो बोओगे वही काटोगे _7। वह एक धनी परिवार में शादी कर रही थी, जबकि आजियान को एक धनी परिवार से बाहर निकाला जा रहा था। अधिक गंभीर बात यह है कि क्या होगा यदि आजियान की स्थिति में युनशु भी शामिल हो। उसे अपने दिल में कांग जिनशियान के प्रति एक झुंझलाहट सी महसूस हुई, उसकी बेपरवाह शरारतों के लिए जो उसने समय की परवाह किए बिना की थी। एक बार जब युनशु ने शादी कर ली और अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए एक बेटे को जन्म दे दिया तो वह अपनी मर्जी से काम कर सकती थी। वास्तव में वह कुछ असहज महसूस कर रही थी, एक ऐसी बेचैनी जिसका कारण अज्ञात था। हाल ही में वह अक्सर अतार्किक घबराहट महसूस करती थी। केवल परिवार में सचमुच शादी करने से ही उसे पूरी तरह से राहत मिल सकती थी। युनशु ने अचानक मुड़कर युनिया की ओर देखा, जो चुपचाप खाना खा रही थी। उसकी निगाहें पैनी थीं। क्या आप जानते हैं कि आजियान कहाँ गया है? कांग जिनसे की आंखें अचानक चौंक कर चौड़ी हो गईं जब उसने जी युनिया को देखा। युनिया ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। मुझे कैसे पता चलेगा कि चाची आजियान कहाँ गई हैं? उसके चेहरे पर तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो का भाव था। युनशु ने हंसते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुम्हें पता नहीं है। युनिया ने निडरता से युनशु की नज़रों का सामना किया और अंत में ये युनशु ही था जिसने सबसे पहले नज़रें फेर लीं। वह मुस्कुराया, अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और नैपकिन से अपने मुंह के कोनों को बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से पोंछा। मेरा पेट भर गया है, आप लोग अपने भोजन का आनंद लें। युनिया को पीछे हटते देख युनशु की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। युनिया ने डूशान को होटल तक ले जाने के लिए कहा। कमरा नंबर 207 के सामने पहुंचकर युनिया ने अपने बैग से कार्ड की चाबी निकाली, दरवाजा खोला और अंदर चला गया।
कमरे में कामुकता की दुर्गंध फैल गई, इतनी घिनौनी की उल्टी होने लगी। यूनिया ने पास जाकर पर्दे खींच दिए। सूर्य का प्रकाश अंदर आ रहा था, जिससे वह लड़की प्रकाशित हो रही थी जो बिस्तर पर नग्न अवस्था में पड़ी थी, मानो कोई लाश हो। उसका शरीर नीले और बैंगनी रंग के चोटों से ढका हुआ था, जो उसकी गोरी त्वचा के सामने बेहद भयावह लग रहे थे। लड़की की आंखें खुली हुई थीं और वे छत पर टिकी हुई थीं। वह मृत, पूर्णतया निर्जीव सी लग रही थी। यूनिया ने कोने में लगे हरे पौधे पर नजर डाली। छिपा हुआ कैमरा वास्तव में गायब था। वह बिस्तर के पास गया, नीचे देखा और कांग जिनिक्सियन की शर्मनाक स्थिति की प्रशंसा की। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कल रात आपने कैसा आनंद लिया? कांग जिनिक्सियन की आंखें हिल गईं। उसने यूनिया को लकड़ी की तरह देखा और फिर अचानक उसकी आंखों में एक गहरी, तीव्र घृणा फूट पड़ी, जो एक प्रतिशोधी आत्मा की तरह भयावह और भयानक थी। यूनिया अविचल रही, अपने सूजे हुए विकृत निचले शरीर पर नजर डाली और अंदाजा लगाया कि इसे ठीक होने में कम से कम 10 दिन से लेकर पखवाड़े तक का समय लगेगा। उसके बगल में जमीन पर रस्सियां, सेक्स टॉयज वगैरह पड़े थे, जो ली यू की कुटिलता के साफ सबूत थे। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? यूनिया ने हल्के से हंसते हुए धीरे से पूछा। अचानक कांग जिनशियान सीधा खड़ा हुआ और यूनिया की गर्दन पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। यह अप्रत्याशित था, लेकिन यूनिया तैयार थी, फुर्ती से एक तरफ हट गई। कांग जिनशियान ने हवा पकड़ी और बिस्तर से जमीन पर गिर पड़ी। यूनिया ने अपनी पीठ पर पैर रखा, तभी उसने देखा कि वहां जलने के कई निशान थे, जिनमें से कुछ पर मोमबत्ती का मोम चिपका हुआ था, जो त्वचा पर उबकाई पैदा करने वाले निशान के रूप में चिपका हुआ था। जी यूनिया, बस मुझे मार डालो, वह कर्कश स्वर में बोली। तुम्हें मार डालूं, ये बहुत दयालुता होगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी इच्छा से न जी सको और न मर सको। कांग जिनशियान अचानक फूट फूट कर रोने लगी। मैं गलत थी, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ करना। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। उसके हमेशा के नाजुक और दयनीय रोने के विपरीत इस बार उसकी चीखें बेमिसाल, दिल दहला देने वाली, उन्मादपूर्ण, किसी पागल औरत की तरह थीं। यूनिया ने धीरे से आह भरी। लोगों को हमेशा अपने किए का एहसास तभी होता है जब वे सब कुछ खो चुके होते हैं। दरअसल मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तय किया था। कम से कम तुम तो धमाकेदार तरीके से बाहर निकल सकते थे, लेकिन तुमने मौत को दावत देना चुना। तुम किसे दोष दोगे? मैं गलत थी, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने हताश होकर अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर आंसू और नाक का पानी था। तभी कमरे का दरवाजा बाहर से खोला गया और यूनशू ठंडे भाव के साथ अंदर आया। यूनिया ने सहजता से अपनी भौहें उठाईं, अपना पैर वापस खींचा, अपनी स्कर्ट से धूल झाड़ी और हंसते हुए कहा, दादी आप देर से आई हैं। केवल वे दोनों ही देर शब्द के पीछे का अर्थ समझ पाए। जब कांग जिनिक्सियन ने यूनशू को देखा तो वह अनजाने में पीछे हट गई, फिर अपनी छवि को एक तरफ फेंक दिया और आगे बढ़ी। माँ मुझे बचाओ, ये जी यूनिया था जिसने मेरे साथ ऐसा किया, आपको मुझसे बदला लेना होगा। यूनशू ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। तुम मूर्ख हो। उसके पैरों के पंजे फड़कने लगे, जिससे उसका क्रोध असहनीय हो गया। कांग जिनिक्सियन पीछे की ओर फर्श पर गिर पड़ी। उसने अपना चेहरा ढक लिया और धीरे से रोने लगी। यूनशू की आवाज़ हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी थी। तुम्हारे पास अब भी मेरे लिए रोने का साहस है? तुम मर क्यों नहीं जाते? कांग जिनिक्सियन ने तुरंत अपनी चीखें दबा दी। उसके कंधे थोड़े हिल रहे थे। आसानी से मरने से बेहतर है कि जिंदगी से चिपके रहो। आंटी आसियान, ध्यान रखना कि तुम अच्छी जिंदगी जियो। तुम्हारे बिना जिंदगी बहुत उबाऊ हो जाएगी। अध्याय 336। 12 लाख बाण हृदय को छेदते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। _8 कोमल उपहास, एक तेज चाकू की तरह जो बिना खून बहाए मार देता है, ने कांग जिनिक्सियन के दिल में दर्द के साथ वार किया। यूनशू ने जी यूनिया को देखा और अचानक हंसते हुए कहा, जी यूनिया, तुमने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया। यूनिया मुस्कुराते हुए उसके पास गया। दादी, क्या आपको उपहार पसंद आया? यूनशू का चेहरा कठोर था, हालांकि वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों के नीचे की बर्फीली ठंडक उसके दांतों के बीच से शब्द दर शब्द बाहर आ रही थी। संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट। स्वर में एक धूर्तता छिपी थी, मानो किसी दुष्ट आत्मा के पंजे यूनिया की गर्दन को कसकर जकड़ रहे हों। जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यूनिया मुस्कुराई। जब तक आप संतुष्ट हैं, दादी। बात करने के बाद वह यूनशू के पास से गुजरा और जाने ही वाला था कि कुछ कदम चलते हुए अचानक बोला, मुझे याद है मैंने कहीं पढ़ा था कि डायरेक्टर ली यू एड्स वायरस के वाहक लग रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से आपको फिर भी अस्पताल जाकर जांच करवानी चाहिए। कांग जिनिक्सियन का चेहरा पीला पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। यूनशू के चेहरे की नसें हिंसक रूप से फड़कने लगी, स्पष्टता फटने के कगार पर। यूनिया ने अपने होठों पर मुस्कुराहट लाए और आराम से दूर चला गया। जैसे ही जी यूनिया वहां से चली गई, यूनशू ने पास आकर कांग जिनिक्सियन के बाल पकड़ लिए और उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा। क्या पिछली बार का सबक काफी नहीं था? तुम फिर से बेवकूफ बन गई। मैंने तुम्हारी जैसी जिद्दी बेटी को कैसे पाला? कांग जिनिक्सियन ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तुम्हारा चेहरा अभी भी रोने लायक है, तुम जाकर मर क्यों नहीं जाती? ये कहते हुए उसने कांग जिनिक्सियन के बाल पकड़े और उसका सिर कैबिनेट के कोने पर दे मारा। उसका सिर तुरंत फट गया और उसकी चीख लगभग छत से उड़ गई। यूनशू एक पागल औरत की तरह थी जब उसने कांग जिनिक्सियन को हराया। वह पागल हो रही थी। जियूनिया की उकसाने वाली और आत्मसंतुष्ट आंखें उसके दिमाग में भर रही थीं। वह देख रही थी कि जिस बेटी को उसने पाला था उसे फिर से अपमानित किया गया था। इतने सारे पुरुषों के साथ सो चुकी हो, फिर भी इस दुनिया में जीने का दमखम रखती हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपना सिर कुचलकर मर जाती। यद्यपि यह कांग जिनिक्सियन थी जिसका उल्लंघन किया गया था, यह स्वयं उल्लंघन किए जाने से भी अधिक असहनीय था। जी यूनिया ने जानबूझकर ऐसा किया, जानबूझकर उसे कांग जिनिक्सियन की दुखद स्थिति देखने के लिए यहाँ लाया और फिर व्यक्तिगत रूप से उसका मजाक उड़ाया। ये बदला सचमुच संतोषजनक था। माँ, मैं गलत थी, मुझे मत मारो। मैं सचमुच जानती हूँ कि मैं गलत थी।
कांग जिनिक्सियन ने अपना सिर पकड़ लिया और चीखी। युनशु ने गहरी सांस ली और शांत हो गया। घृणा से पीछे हटते हुए उसने अपने बैग से एक गीला पोंछा निकाला और ध्यान से अपने हाथ पोंछे, मानो वह व्यक्ति कोई गंदी चीज हो। एक क्षण में ही उसने एक सुंदर और गरिमामयी महिला की छवि पुनः प्राप्त कर ली। जमीन पर दयनीय हालत में दुबके हुए कांग जिनिक्सियन को ठंडेपन से देखते हुए, अब से परीक्षण के परिणाम आने तक अस्पताल में रहो। अगर तुम संक्रमित नहीं हो तो मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हेयन से करवा दूंगा, वरना है। अन्यथा यह एक मृत अंत था। वह कांग जिनिक्सियन से सचमुच निराश थी। उसने कई वर्षों तक उसे बड़े ध्यान से पाला था, ये सोचकर कि उसने एक उच्च समाज की महिला को पाला है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसने एक सड़ी हुई गोभी उगाई थी, उस तरह की गोभी जिसे जंगली सुअर उखाड़ देते हैं। किसी छोटे से घर से निकलकर उच्च समाज तक पहुंचना कठिन है। वह अपने अंतर्निहित नीच और घृणित स्वभाव को नहीं बदल सकी। वह जी यूनिया की छोटी उंगली के करीब भी नहीं आई। फिर भी उसने उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की। वह सचमुच सुअर से भी ज्यादा मूर्ख थी। शेनशेन को ऐसी औरत के साथ बिस्तर पर देखकर ही उसे उबकाई आने लगी। वह किस अंधेपन से ग्रस्त थी कि उसने सोचा कि यह लड़की इतनी अच्छी है कि उसे पालक बेटी के रूप में गोद लिया जा सकता है। परिणामस्वरूप उसने अपने ऊपर मुसीबत मोल ले ली। युनशु को सचमुच इसका पछतावा हुआ, लेकिन उसे इससे भी अधिक अफसोस किस बात का हुआ, यह अभी आना बाकी था। कांग जिनिक्सियन ने कमजोर प्रतिक्रिया दी और उसकी आंखों की गहराई में विषैले द्वेष की झलक दिखाई दी। आज का अपमान मैंने नोट किया है, आप सब बस इंतजार करें। होटल से बाहर निकलते हुए युनिया ने लापरवाही से टिश्यू को कूड़ेदान में फेंक दिया। युनशु इस समय बहुत गुस्से में होगी। वह जितनी अधिक क्रोधित होगी, युनिया उतनी ही अधिक खुश होगी। वह युनशु को एक कोने में धकेलना चाहती थी ताकि निर्णायक हमले के लिए सही अवसर पैदा किया जा सके। युनशु, ओह युनशु, मुझे ज्यादा निराश मत करो। अचानक मोबाइल फोन की घंटी बजी। युनिया ने उसे उठाया और जवाब दिया। वेइकिंग की चिंतित आवाज सुनाई दी। डॉक्टर निक्स, कुछ भयानक हुआ है, हृदय प्रत्यारोपण रोगी परेशानी में है। युनिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी हमेशा स्थिर शांति ने उसकी आवाज को असाधारण रूप से एक समान बना दिया। क्या बात है, घबराओ मत, मुझे धीरे से बताओ। वह कार में बैठी और दूरशान को इशारा किया। अस्पताल के लिए। अध्याय 337, 121 जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता। युनिया जल्दी से मरीज के कमरे में दाखिल हुई। वेइकिंग ने फोन पर मरीज की हालत लगभग बता ही दी थी, इसलिए युनिया ने समय बर्बाद नहीं किया। हर अंग प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद एक ही तरह की अस्वीकृति प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है, लेकिन इम्यूनोस्प्रेसेंस के विकास के साथ ये समस्या अब स्पष्ट हो गई है। फिर भी इस पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हृदय प्रत्यारोपण के एक सप्ताह के भीतर जब रक्तदाता अंग के संपर्क में आता है, तो यदि शरीर में कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, तो एंटीबॉडी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो एक तीव्र अस्वीकृति प्रतिक्रिया है। रोगी को बुखार, रक्तचाप में गिरावट, प्रत्यारोपित अंग में सूजन और दर्द का अनुभव होता है, जिससे उसके जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है। युनिया ने पहले ही इस संभावना पर विचार कर लिया था। हालांकि कार्डियोवैस्कुलर एमआरआई करवाने के बाद परिणामों में कोई ऊतक क्षति या मायोकार्डियल कोशिका उत्परिवर्तन नहीं दिखा, जिसका अर्थ है कि इमेजिंग के दृष्टिकोण से कोई रोग संबंधी परिवर्तन नहीं दिख रहा था। उसे गहन निगरानी के लिए आईसीयू में भेजें और साथ ही प्रतिरक्षात्मककारी दवाओं से उपचार को मजबूत करें। ऐसा क्यों हो रहा है? वेइकिंग हैरान थी क्योंकि उसे क्लिनिकल अनुभव कम था। यह एक बहुत ही सामान्य मनोवैज्ञानिक अस्वीकृति प्रतिक्रिया है। रोगी के जागने के बाद उसकी भावनाओं और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, युनिया ने रोगी के कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। नांगोंग ज्ञान चेहरे पर उदासी लिए वार्ड के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। उसका रंग काले बादलों से ढका हुआ था। एक क्षण विचार करने के बाद युनिया ने उसकी ओर चलने का निर्णय लिया। सर्जरी से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए था कि हालात अच्छे होने पर भी मरीज ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ही जिंदा रह सकता है। हालांकि ये शर्त यह है कि मरीज की भावनात्मक स्थिति स्थिर बनी रहे। मौजूदा हालात को देखते हुए 3 साल की सीमा पहले ही तय हो चुकी है। नांगोंग ज्ञान ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। उसके पतले होंठ तिरस्कारपूर्ण ढंग से मुड़ गए। क्या आप डॉक्टर निक्स नहीं हैं? आपके हाथ में कोई असफल सर्जरी नहीं है, लेकिन अब ये क्या है? युनिया मुस्कुराई। सर्जरी बहुत सफल रही और आप मेरी तकनीक पर सवाल उठाने के लायक नहीं हैं। मैंने एक व्यक्ति को बचाया, लेकिन उसने अवसाद के कारण आत्महत्या कर ली। क्या आप कहेंगे कि मैंने उसे मार डाला? युनिया ने बिना एक इंच भी पीछे हटे उसकी नज़रों से नजरें मिलाईं। नांगोंग ज्ञान ने अपने होठों को आपस में दबाया, अपनी निगाहें नीची कर ली और अपनी आस्तीन के भीतर अपने हाथ को कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया। माफ करना, मैं बहुत चिंतित था। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि वह न केवल एक दिन बल्कि यथासंभव लंबे समय तक जीवित रहे। एक पल सोचने के बाद युनिया थोड़ा हिचकिचाई। ये सवाल थोड़ा दुस्साहपूर्ण हो सकता है क्योंकि इसमें मरीज की निजता का सवाल है, लेकिन हो सकता है कि इसका मरीज की हालत से गहरा संबंध हो। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सच बता पाएंगी। मरीज की मुख्य चिकित्सक होने के नाते मैं न सिर्फ उसके जीवन के लिए जिम्मेदार हूं, बल्कि उसकी निजता को भी पूरी तरह गोपनीय रखूंगी। आप इस बारे में निश्चिंत रह सकती हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? दाता और रोगी के बीच क्या संबंध है? डीन, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। युनिया डीन के कार्यालय में चली गई और सू जिहुआन, जो सोफे पर बैठा था, तुरंत मुस्कुराकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जियो जी, आओ। युनिया सू जिहुआन के उत्साह की आदी हो गई थी और सोफे पर बैठ गई। रोगी ठीक तो है ना? युनिया ने सिर हिलाया। अभी देख रहा हूँ। श्री नांगोंग ने अस्पताल को $20 मिलियन के चिकित्सा उपकरण दान किए हैं। ये सब आपकी बदौलत है, वरना हमारे अस्पताल को इतना सौभाग्य कहाँ से मिलता? सू जिहुआन ने युनिया की ओर देखा, अपनी खुशी छिपाए बिना। युनिया दंग रह गई। वह आदमी वाकई उदार था, लेकिन उसकी हैसियत को देखते हुए यह बात समझ में भी आती थी।
उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए 20 मिलियन शायद एक बूंद भर ही थे। लेकिन डीन को इतनी जल्दी उत्साहित नहीं होना चाहिए। जैसा कि कहावत है, उपहार आंखों को अंधा कर देते हैं और मुंह बंद कर देते हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि ये 2 करोड़ बिना किसी शर्त के मिले हैं? हालांकि यून्या अपने विचारों से डीन का उत्साह कम नहीं कर सकी। ये देखकर कि यून्या केवल अपने कप से चाय पी रही थी और बातचीत में स्पष्ट रूप से रुचि नहीं दिखा रही थी, सू जियुआन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और झिझका। आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, डीन? यून्या ने पहले उससे पूछा। अच्छा जियाओ जी, क्या आप अगले सप्ताह मुक्त हैं? यून्या ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? हमारा अस्पताल अगले हफ्ते दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक चिकित्सा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। देश भर से कई प्रोफेसर और अकादमिक विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। ये चिकित्सा जगत का एक शीर्ष स्तरीय आयोजन है। देखिए, क्या आप हमारे अस्पताल का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और अपना चेहरा दिखा सकते हैं? बाहरी दुनिया आपके बारे में बहुत उत्सुक है और आप इस अवसर का उपयोग सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए कर सकते हैं। सू जियुआन ने अपनी पूरी योजना बना ली थी, ये जानते हुए कि डॉक्टर निक्स का नाम उनके साथ जुड़ने से उनके अस्पताल को सचमुच गौरव का क्षण मिलेगा। यून्या ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसे युनजान द्वारा सम्मेलन के बारे में कही गई बात याद आ गई। वह वास्तव में यही घटना थी। डीन, यही कारण है कि आप आज मुझसे मिलना चाहते थे, है ना? अपनी निगाहों में उत्सुकता के साथ सू जियुआन ने दबाव डाला। आप क्या कहते हैं? क्या आप इस पर विचार करेंगे? यून्या ने आह भरी। आप निराश हो सकते हैं, डीन। हालांकि मैं जानी मानी हूं, फिर भी मैं युवा हूं और देश लौटने के बाद से मैंने सिर्फ एक ही सर्जरी की है। जो लोग इसमें शामिल होंगे वे प्रतिष्ठित प्रोफेसर और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, इसलिए मैं मछलियों को तैरना नहीं सिखाना चाहती। अध्याय 338, 121। जो हो गया सो हो गया और जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन आप ये, सू जियुआन अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन यून्या खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति जी, मुझे अभी याद आया कि मुझे एक और मामला निपटाना है, इसलिए मैं पहले यहाँ से निकलूंगा। इस बात की परवाह किए बिना कि सू जियुआन ने उसे कैसे पुकारा, वह जल्दी से कार्यालय से बाहर चला गया। जब वह विदेश में थी तो उन्हें ऐसे संगोष्ठियों के लिए कई निमंत्रण मिले। कुछ ने तो उन्हें मुख्य व्याख्यान देने के लिए भी आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने सभी को अस्वीकार कर दिया। अधिक शक्तिशाली बनने से पहले अधिक प्रमुख न बनना ही बेहतर था। कांग जिन से अभी भी इस बात से अनजान थी कि कांग जिनिक्सियन मुसीबत में पड़ गई है। उसने केवल इतना देखा कि युनशु बाहर जाकर वापस आ गई थी। उसका चेहरा बहुत उदास था। वह कुछ डरी हुई महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। पिछले 1 दशक में युनशु के प्रति उसका डर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ये औरत, जो उसकी सास बनने वाली थी, एक ही नज़र में उसे पूरी तरह से बेपर्दा कर सकती थी। चाची युन, आपको किसने परेशान किया? कांग जिनसे ने सावधानी से पूछा। युनशु की ठंडी निगाहें उस पर पड़ीं, जिससे कांग जिनसे का दिल धड़क उठा। उसके पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, बर्फीले और उपहासपूर्ण। और कौन? बेशक, वह आपकी प्यारी बहन है, उसने कहा। कांग जिनसे का दिल सदमे से धड़क उठा। आजियान ने युनशु को परेशान करने के लिए क्या किया था? वह चिंतित और नाराज दोनों महसूस कर रही थी। उसे डर था कि आशियान ने उसके लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर दी है, इसलिए वह युनशु को अच्छी तरह जानती थी। हालांकि अब वह उसके प्रति सहानुभूति रखती थी, लेकिन अगर उसने किसी के खिलाफ मुंह मोड़ा तो वह पूरी तरह से बेरहम हो सकती थी। क्या होगा अगर आजियान की वजह से युनशु ने उसे भी त्याग दिया? युनशु ही उसकी एकमात्र ढाल थी, वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। ये सोचकर कांग जिनसे ने आश्चर्य व्यक्त किया। आजियान को क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें फिर से नाराज कर दिया? ये बच्ची, सच में मुझे नहीं पता कि उसके बारे में क्या कहूँ। युनशु ने उसे घृणा से देखा। तुमने ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ? तुम इतना कैसे निश्चित हो सकती हो कि यह तुम्हारी बहन की गलती थी? युनशु के लहजे से कांग जिनसे को पूरा यकीन था कि आजियान ने कुछ किया होगा, अन्यथा युनशु आजियान को इस तरह से संदर्भित नहीं करता। माँ, आजियान छोटी है और उसे चीज़ें समझ नहीं आती। अगर उसने कुछ गलत भी किया हो तो कृपया मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की खातिर उसे माफ़ कर दीजिए। मैं भविष्य में उसे ज़रूर और सख्ती से अनुशासित करूंगी, उसने विनती की। तुम्हारे चेहरे की कीमत कितनी है? युनशु के शब्द उनकी अवमानना में स्पष्ट थे, जिससे कांग जिनसे का चेहरा एक पल में बेहद बदसूरत हो गया। वाकई, छोटे घर का कोई व्यक्ति उच्च समाज में जगह नहीं बना सकता। बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि जिस बच्चे को आप जन्म देंगी उसमें आपके कोई गुण न आए, उसने कहा और कांग जिनसे के बेहद शर्मनाक चेहरे पर एक नज़र भी डाले बिना चली गई। ये शब्द कांग जिनसे के चेहरे पर एक कठोर थप्पड़ की तरह थे, जिससे उसे खून की उल्टी होने जैसा महसूस हुआ। वर्षों तक उसने यून परिवार के लिए काम किया था, युनशेन और युनशु की देखभाल की थी, बाहरी दुनिया से उपहास और माँ और बेटे की कठिनाइयों को सहन किया था, केवल यह महसूस करने के लिए कि युनशु उसके बारे में क्या सोचता था। गर्व क्यों हो रहा है? क्या तुम भी तो देहात से नहीं थे? उसके सामने किसी प्राचीन महारानी जैसा दिखावा कर रहे हो? कांग जिनसे के दिल में गुस्सा उबलने लगा और वह कांग जिनिक्सियन से भी नफरत करने लगी। इस शापित लड़की ने पीठ पीछे ऐसा क्या किया था जिससे युनशु इतना क्रोधित हो गया और उसे बलि का बकरा बना दिया गया? राष्ट्रपति किन ने अभी अभी हुआनयू के प्रभारी व्यक्ति के साथ भोजन किया और भोजन के दौरान वे अच्छी तरह से मिलते हुए प्रतीत हुए। लियांग यू डेस्क के सामने खड़ा था और ध्यान से युनशेन की ओर देख रहा था। युनशेन की अभिव्यक्ति ठंडी थी, उसके होंठ कसकर एक दूसरे से चिपके हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या सब कुछ राष्ट्रपति ली को भेज दिया गया है? हाँ, लेडी ली को ये प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति यून, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। अगर हुआनयू और शेंगहुआ हमसे आगे निकल गए तो हम पूरी तरह से दबा दिए जाएंगे। युनशेन ने अपनी उंगलियों को मेज पर हल्के से थपथपाते हुए सोचा, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, ये खबर फैलाओ कि कंपनी नए शेयर जारी करेगी। लियांग यू ने आश्चर्य से उत्तर दिया, लेकिन राष्ट्रपति ली की ओर से अभी तक ऐसा करने के लिए कोई आदेश नहीं आया है।
ये बहुत जोखिम भरा है। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। सूचीबद्ध होने से पहले हमें राष्ट्रपति ली के साथ मामले सुलझा लेने चाहिए। लियांग यू ने आह भरते हुए कहा, यदि उत्तर पश्चिम में परियोजना के कारण अधिकांश तरल पूंजी नष्ट न हुई होती तो हम अब इतनी निष्क्रिय स्थिति में नहीं होते। युनशेन की आंखों में एक उग्र भाव चमक उठा। वह हुआनयू और शेंगहुआ को यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वह चाहता था कि युन देश और विदेश में सबसे मजबूत हो। वह चाहता था कि हर कोई युनशेन का नाम याद रखे, जी या जी हुआक्सी का नहीं। वह सफलता के लिए बहुत उत्सुक था और जी के ब्रांड को मिटाने के लिए बहुत अधीर। दूसरे पक्ष ने यह भांप लिया था और एक जाल बिछा दिया था, बस उसके उसमें फंसने का इंतजार कर रहा था। आमतौर पर सतर्क रहने वाले युनशेन ने अपनी पहुंच में आने वाली सफलता के सामने सबसे खतरनाक रास्ता चुना। युनशेन कंपनी से बाहर निकले, एक शांत और सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो कई महिला कर्मचारियों की इच्छा का विषय बने रहे। अध्याय 339, 121 जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सीईओ का चेहरा हमेशा ठंडा रहता था तथा वह अजनबियों को दूरी बनाए रखने की चेतावनी देता था। किसी में भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक नया सदस्य था जो पहले अपनी विशिष्टता दिखाने के लिए सिंड्रेला की कहानी की तरह दबंग सीईओ से संयोगवश मिलने की कोशिश करके एक अनोखे रोमांस का नाटक करने की मूर्खतापूर्ण कोशिश कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि प्रेसिडेंट यून ने उन्हें बेरहमी से कंपनी से बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर कोई दूर से केवल प्रशंसा में आहें भर सकता था और चुपचाप अपने प्रेम को संजो सकता था। कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक काले रंग की बिजनेस सेडान खड़ी थी। युनशेन लाल कालीन पर कदम रखते हुए कार की ओर चलते हुए लियांग यू को निर्देश दे रहे थे। ठीक उसी समय अचानक कोई एक कोने से निकलकर युनशेन के सामने खड़ा हो गया। लियांग यू सहज ही युनशेन की रक्षा के लिए पीछे हट गया और सुरक्षा गार्डों को बुलाने का इशारा किया। वह व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था जिसके माथे पर सफेद धब्बे थे। उसकी जवानी की खूबसूरती अभी भी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसकी बूढ़ी आंखें उत्साह से युनशेन को देख रही थीं। उसके होंठ हिंसक रूप से कांप रहे थे। क्या तुम शुअर के बेटे हो? बोलते समय उस आदमी की आवाज कांप उठी। युनशेन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने अपने सामने खड़े आदमी को गौर से देखा। सुरक्षा गार्ड उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन युनशेन ने उन्हें दूर हटा दिया और उदासीनता से कहा, नीचे खड़े हो जाओ। राष्ट्रपति यूं, ये व्यक्ति संदिग्ध लग रहा है। बस। सुरक्षा दल का प्रमुख कुछ और कहना चाहता था, लेकिन लियांग यू ने उसे घूरते हुए उसे जल्दी से चले जाने का इशारा किया। दोनों सुरक्षा गार्डों ने एक दूसरे को देखा और चले गए, लेकिन परिधि पर खड़े होकर सतर्कता से क्षेत्र पर नजर रखे रहे तथा थोड़ी सी भी परेशानी का संकेत मिलते ही वहां पहुंचने के लिए तैयार थे। युनशेन ने अपने सामने खड़े आदमी की ओर ठंडेपन से देखा। तुम कौन हो? उस आदमी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह सामान्य बात है कि आप मुझे नहीं पहचानते। मेरा नाम सू एंटोंग है। मैं आपकी माँ का दोस्त हूँ। मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ रहती हैं। मैंने अखबार में आपकी खबर देखी और यहाँ पहुँच गया। आपका इंतजार करने के लिए मैं एक दिन कंपनी के बाहर बैठा रहा। कड़ी मेहनत रंग लाती है और आखिरकार मैं आपसे मिल पाया, उसने कहा। युनशेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ठंडक की एक झलक जितनी जल्दी दिखाई दी थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई। सू एंटोंग, उसने ये नाम पहली बार सुना था, लेकिन उस आदमी का व्यवहार बनावटी नहीं लग रहा था। आसपास के फूलों की क्यारियों पर नजर डालते हुए युनशेन कार के अंदर की ओर चलने लगा। पहले कार में बैठो। सू एंटोंग बैठने से पहले झिझके। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी अनिश्चित थी। उनके हाथ घुटनों पर टिके हुए थे, जो काफी अस्वाभाविक लग रहा था। आप और मेरी माँ एक दूसरे को कैसे जानते थे? युनशेन ने कुछ देर की खामोशी के बाद पूछा। सू एंटोंग ने अनजाने में अपने हाथ भींच लिए और सिर झुका लिया। शुआ और मैं बचपन से साथ साथ पले बड़े हैं। हम बचपन के प्रेमी थे, एक दूसरे पर मासूम क्रश थे। हम प्राथमिक, जूनियर हाई और हाई स्कूल साथ साथ पढ़े। युनशेन की भौहें और भी गहरी हो गईं। इतने वर्षों तक जीवन जीने के बाद ये पहली बार था जब उसने सुना कि उसकी माँ का एक बचपन का प्रेमी था, और ऐसा लग रहा था कि यह महज बचपन की दोस्ती से कहीं अधिक है। इतने सालों के बाद तुम उसे अभी क्यों ढूंढने आए हो? सू एंटोंग ने अचानक अपना चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उस समय कुछ गलत किया था। मेरे पास उसे दोबारा देखने का चेहरा नहीं था। तो फिर अब तुम उसे देखने की हिम्मत क्यों कर रहे हो? युनशेन ने ठंडे स्वर में पूछा। इस सवाल पर सू एंटोंग का गला भर आया। दरअसल मैंने उसे उस दिन एक रेस्तरां में देखा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे माफ नहीं किया। मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं बस ये देखना चाहता था कि वह ठीक है या नहीं, उन्होंने बताया। युनशेन ने उसकी ओर देखा। उस समय तुमने क्या गलत किया था? सू एंटोंग ने आह भरी। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे कुछ शब्दों में समझाया जा सके। वैसे भी ये सब मेरी गलती थी। अगर आप मुझे एक बार उससे मिलने दे सकें तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। युनशेन को पहली बार पता चला कि उसकी माँ ने उससे इतना कुछ छुपाया था। ऐसी निर्दयी औरत ने कौन सा अतीत दफना दिया था? वह जिज्ञासु था, यद्यपि उसकी तर्कशक्ति उसे कहती थी कि उसे जिज्ञासु नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी कारण से वह देखना चाहता था कि विषैले सांप से भी अधिक ठंडी उस महिला के चेहरे पर इस आदमी के सामने क्या भाव होंगे। उसके भीतर एक गुप्त उत्साह जागने लगा। जब उसे अपने शर्मनाक मनोविज्ञान का एहसास हुआ तो उसने अवचेतन रूप से खुद को फटकारा, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने दांतों को दबा लिया और खुद को रोक लिया। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार उससे मिलने दूंगा, सू एंटोंग ने तुरंत आश्चर्य से कहा। सचमुच? बहुत बहुत धन्यवाद। युनशेन ने अपने होठों को एक साथ दबाया। खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते दृश्यों को देखते हुए स्वाभाविक रूप से उसके बगल में खड़े आदमी की आंखों में मुस्कुराहट के क्षणिक संकेत को नोटिस नहीं किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सू एंटोंग ने इससे पहले कभी इतना सुंदर और आलीशान घर नहीं देखा था। यह शाही महल जैसा था, एक नज़र में विशाल और असीम।
क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद उसने अपनी आंखों में जटिलता को छुपाया और तेजी से युनशेन का पीछा किया, जो आगे चल रहा था। जिस क्षण कांग जिनसे ने युनशेन को देखा, वह तुरंत उत्साह से उसकी ओर झुक गई। फिर भी उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह अभी भी युनशेन का ठंडा व्यवहार था, जिसने उसे कम से कम नहीं रोका। अध्याय 340 121 जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता। युनशेन के पीछे बूढ़े आदमी को आते देख कांग जिनसे ने सहज ही भौहें चढ़ाईं। वह कौन है? युनशेन ने अपने चेहरे पर कोई परिवर्तन लाए बिना उसे टाल दिया और उदासीनता से पूछा, माँ कहाँ है? कांग जिनसे का मुंह थोड़ा सा मुड़ गया। लगता है वह अस्वस्थ महसूस कर रही है और अपने कमरे में आराम कर रही है। युनशेन ने अंकल फैंग को निर्देश दिया कि पहले इस आदमी को बसाने के लिए एक अतिथि कक्ष तैयार करें। अंकल फैंग ने चुपके से उस आदमी को देखा और बुद्धिमानी से अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखते हुए कहा, कृपया मेरे पीछे आओ। सु एंटोंग ने युनशेन की ओर देखा, फिर आज्ञाकारी रूप से अंकल फैंग का अनुसरण किया। कांग जिनसे इस आदमी की पहचान के बारे में उत्सुक थी, लेकिन युनशेन की अभिव्यक्ति को देखकर उसने आगे पूछने की हिम्मत नहीं की। युनशेन ने कांग जिनसे की ओर एक नज़र भी नहीं डाली और वह ऊपर की ओर बढ़ गया। रात्रि भोजन के समय तक युनशु अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। तभी युनशेन को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने अंकल फैंग से पूछा, मेरी माँ को क्या हुआ है? अंकल फैंग ने कांग जिनसे की ओर देखा, जो व्यस्तता से चिकन की टांगें अपने मुंह में ठूंस रही थी। मैडम आज सुबह बाहर गई थी और बुरे मूड में वापस आई। मुझे नहीं पता कि उन्हें बाहर कुछ अप्रिय चीज़ का सामना करना पड़ा या नहीं। युनशेन की भौहें और अधिक गहरी हो गईं। युनिया ने कांग जिनसे की ओर देखा, जो खाने में व्यस्त था, और उसके होंठ उपहास के भाव से मुड़ गए। तभी एक बुनी हुई शॉल ओढ़े युनशु धीरे धीरे चलकर आए। वह दीप्तिमान, सुंदर और संतुलित दिख रही थी, सामान्य से कुछ अलग नहीं। जब युनिया ने उसकी ओर देखा तो युनशु ने भी उसकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखें एक स्थिर गहरी झील की तरह थीं, सतह पर शांत लेकिन नीचे गहरी अंतर्धाराएं बह रही थीं। युनिया ने अपनी भौहें उठाईं और युनशु की ओर धीरे से मुस्कुराए। वह कैसे भूल सकती थी? युनशु की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उस पर कभी बाहरी ताकतों का असर नहीं पड़ता था। एक ऐसी औरत जो बेहद स्वार्थी थी, जो हमेशा सिर्फ खुद से प्यार करती थी। तो फिर वह किसी और की गलती की सजा खुद को कैसे दे सकती थी? अब देखना है कि आप ये शांति कब तक कायम रख पाते हैं। माँ, युनशेन खड़ा हुआ और मेज के सिरहाने से कुर्सी खींचने की पहल की। युनशु ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्या आप आज काम में व्यस्त थे? युनशु के लिए उनके काम के बारे में पूछताछ करना दुर्लभ था और उन्होंने हल्के से जवाब दिया, ये ठीक था। युनशु ने जब कांग जिनसे को अपने चॉपस्टिक से अपने मुंह में खाना डालते देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अब कांग जिनसे को देखकर उसे कांग जिनिक्सियन के असहनीय व्यवहार की याद आ गई। दोनों बहनों में एक जैसे गुण थे। उसने पहले जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज किया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने जरूर गलत अनुमान लगाया था। परिचारिका ने अभी खाना शुरू भी नहीं किया था, फिर भी वह पूरी बेरोक-टोक खा रही थी। युनशु अब इस बात पर ध्यान देने में बहुत आलसी थी। उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और खाने के लिए तैयार हो गई। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए युनशेन ने युनशु की ओर देखा, माँ, जब मैं आज काम से निकल रहा था तो मुझे एक आदमी मिला जिसने कहा कि वह आपका पुराना दोस्त है, इसलिए मैं उसे वापस ले आया। युनशु रुकी, फिर हैरानी से अपनी नजरें युनशेन की ओर उठाईं। युनशेन ने गहरी सांस ली और परछाई की ओर देखा, बाहर आओ। युनशु के दिल में एक बुरी भावना थी और इससे पहले कि वह आपत्ति कर पाती, एक आकृति धीरे धीरे उभरी। शुआ, वह आदमी युनशु को देखकर उत्साह से उसके पास आया। युनिया ने नवागंतुक को देखा, उसकी आंखों में एक क्षणिक चमक थी। युनशु की ओर मुड़ते ही उसके चेहरे के भाव असाधारण तेजी से बदल गए, जिससे युनशु के मन में उमड़ती भावनाओं का एक दुर्लभ क्षण प्रकट हुआ। यह उस आदमी के अचानक प्रकट होने की वजह से नहीं था, बल्कि युनशेन द्वारा उसे वापस बुलाए जाने की वजह से था। मुझे मत छुओ, युनशु ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, जो ठंडी हवा की तरह कट रही थी। वह आदमी वहां ऐसे खड़ा था मानो स्तब्ध हो गया हो, जम गया हो। युनशु के चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़क उठीं। उसने मुड़कर युनशेन की तरफ देखा, शेन, किसी भी टॉम, डिक या हैरी को घर मत लाना। युन परिवार कोई चैरिटी नहीं है। उसे कुछ पैसे दो और विदा कर दो। भूख न लगने पर वह डाइनिंग रूम से बाहर जाने के लिए उठी। जैसे ही वह उस आदमी के पास से गुजरी, उसने अनजाने में उसकी ओर हाथ बढ़ाया। युनशु ने उसे ठंडी नजरों से देखा, उसकी निगाहें बर्फ जैसी थीं। तुम्हें अपनी हैसियत समझनी चाहिए। मैं आज की घटना पर ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन यह मत सोचना कि युन परिवार कोई चैरिटी है जिसका तुम मेरे नाम पर शोषण कर सकते हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हारी मौत को बहुत भयानक बना सकती हूँ। आखिरी हिस्से के लिए उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली, ये सुनिश्चित करते हुए कि सिर्फ वे दोनों ही सुन सकें। उस आदमी के अविश्वास और आश्चर्य भरे चेहरे को देखकर वह ठंडी सांस लेकर चली गई। युनशेन ने अपने होठों को एक साथ दबाया और सु एंटोंग की ओर देखा। अचानक वह कई साल का बूढ़ा लग रहा था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उम्र का असर दिख रहा था। उन्होंने अंकल फैंग को उस आदमी को ले जाने का निर्देश दिया। युनिया और कांग जिनसे की परवाह किए बिना जो बैठे रह गए थे और युनशु के पीछे जल्दी से चले गए। युनिया ने सु एंटोंग की ओर देखा, जिसने अनजाने में ही पीछे मुड़कर देखा, जिससे उसे दूसरे की आंखों में तिरस्कार और घृणा दिखाई दी। टॉम, डिक या हैरी, युनशु आपको इसी रूप में देखता है और यह बात बिल्कुल सही है। सु एंटोंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, अपनी आस्तीन के नीचे छिपा लीं। उनकी आंखों में घृणा चमक उठी और एक पल में गायब हो गई। कांग जिनसे इस घटित नाटक से अनजान और अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उसे बहुत देर तक यह एहसास नहीं हुआ कि क्या हुआ था। जब उसे एहसास हुआ तो केवल वह और युनिया ही भोजन कक्ष में रह गए थे। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।